ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। तो एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो मान लो ये लगान सीन का मूवी है, ठीक है। तो भुवन की मम्मी जो थी, ठीक है, तो उनको जाके मान लो कि आपने जाके पूछा कि आप ये बताओ कि आज बारिश होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और फिर वो एक रूम में बंद है, ठीक है, वो बाहर कुछ नहीं देख पा रही है, और फिर पूछा गया है कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि आज बारिश होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तब फिर वो तो कुछ उसको उनको जो क्लू नहीं मिलेगा है ना बाहर से, तब फिर वो ऐसे ही रैंडम कुछ गेस कर देगी कि चलो मतलब 50%, 50-50 चलते हैं, तो 0.5, ठीक है। उन्होंने बोला कि 0.5 जो प्रोबेबिलिटी है वो बारिश होने का प्रोबेबिलिटी है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि उनको जो है रूम से निकाल के बाहर ले आएंगे, ठीक है। और फिर बाहर में आके उनको दिखाएंगे कि मौसम जो है कुछ इस टाइप का है, ठीक है, कि एकदम पूरा सूरज छाया हुआ है और नीला आसमान है। तब फिर पूछा जाएगा कि अब बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या है बारिश होने का। तब तो फिर ये बोले कि बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होगा अब, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि स्टार्टिंग में ये रूम में थी, तो इनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था बाहर का मौसम का, तो इन्होंने रैंडम कुछ गेस कर दिया कि 50% या फिर 0.5 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब बाहर आके दिखा कि एकदम धूप छाया हुआ है, तब फिर इन्होंने वो कंडीशन को इनकॉर्पोरेट किया और फिर बोला कि मतलब बारिश का जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत कम है, तो मान लो कि चलो 0.1 हो गया प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इनके हिसाब से। या फिर अगर मैं इनको बाहर निकालता किसी दूसरे दिन और फिर वहाँ पर ये देखते कि एकदम पूरा घना बादल छाया हुआ है, ठीक है, एकदम पूरा काला डार्क क्लाउड्स, ठीक है। तब फिर इनसे पूछा जाए कि क्या है प्रोबेबिलिटी बारिश होने का, तब फिर ये देख के बोले कि ये तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बारिश होने वाला है, तो ये बोले कि चलो 90% या फिर 0.9 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और फिर ये लगान सीन का ही है, लगान मूवी का सीन है लास्ट में जब बारिश हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में हम लोग देख क्या रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन जो था, ठीक है, तो वो मतलब इनसे जब पूछा गया था जब ये रूम के अंदर थी, तब इन्होंने 0.5 बोला, है ना। अब सेम चीज़ को यहाँ पर क्या दे दिया गया कि इनको ये इन्फॉर्मेशन दे दिया गया कि बाहर जो है आसमान जो है नीला है, ठीक है, और सूरज छाया हुआ है। तो गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन गिवन स्काई इज़ ब्लू, मतलब कि स्काई बाहर ब्लू है, तो अब जो रेन का प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। तब फिर इन्होंने वो इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट किया और अपना प्रोबेबिलिटी जो है उसको चेंज करके 0.1 कर दिया यहाँ पर, है ना। और फिर सेम चीज़ अगर बाहर में एकदम घना बादल छाया रहता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन गिवन स्काई इज ग्रे विद डार्क क्लाउड्स, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन गिवन डार्क क्लाउड्स, तो 0.5 से इन्होंने 0.9 कर दिया, ठीक है। तो इसी को जो है हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, कि मतलब कोई चीज़, कोई एक इवेंट, मतलब बारिश होना हम लोग का इवेंट है, इवेंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो बारिश होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो स्टार्टिंग में कुछ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब मान लो कि और इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऐड हो गया, तो गिवन दिस इन्फॉर्मेशन क्या चांस है बारिश होने का, ठीक है। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट ए हैपनिंग गिवन सम इवेंट बी, है ना। तो जैसे आसमान नीला है या फिर क्लाउड्स है, तो उसको हम लोग इवेंट बी बोल सकते हैं। तो गिवन बी ए का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो इसी को जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एक खुद का एग्जांपल सोचो। जैसे मैं अगर और एक एग्जांपल दे दूं, मान लो कि मैं ये पूछूं कि एक मैच हो रहा है और लास्ट ओवर है, उसमें 10 रन चाहिए जीतने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने का, ठीक है। और फिर मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया कि बैट्समैन कौन है, बॉलर कौन है, कुछ भी नहीं बताया। तो आप बोलोगे कि एक ओवर है 10 रन जीतने का, तब हो सकता है, तब फिर आपने बोल दिया कि चलो 0.7 प्रोबेबिलिटी, मतलब 70% चांस आपने दे दिया कि जीत सकता है। अब मैं आपको ये बोलूँ कि बैटिंग जो है वो चहल बैटिंग कर रहा है, ठीक है, युजवेंद्र चहल बैटिंग कर रहा है, और रनर में जो है वो ईशांत शर्मा है, ठीक है, और बॉलिंग जो है वो बुमराह कर रहा है, ठीक है। तो अगर बुमराह बॉलिंग कर रहा है और चहल बैटिंग कर रहा है और 10 रन चाहिए, तब तो फिर आप क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, मान लो 1%, 0.01, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात कि स्टार्टिंग में आपने कुछ प्रोबेबिलिटी बोला है ना, लेकिन जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि कौन बैट्समैन है, कौन बॉलर है, कौन रनर है, तब फिर आपने प्रोबेबिलिटी वहाँ पर जो जीतने का कम कर दिया। अब अगर मैं ये बोलूँ कि रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है और केएल राहुल बैटिंग कर रहा है, ठीक है, और बॉलिंग जो है चलो अशोक डिंडा बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, तब तो फिर जीतने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो गया। तब फिर आप बोलोगे 95% या फिर 0.95 प्रोबेबिलिटी हो गया जीतने का, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इसी टाइप से जो है मैं आप लोगों को बोलूँगा कि खुद का कुछ एग्जाम्पल सोचो, ठीक है, और हो सके तो कमेंट्स में लिखो कि आपने क्या एग्जाम्पल सोचा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो
इसी चीज़ को फॉर्मली जब हम लोग प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल टर्म्स में जो इस टाइप का सिचुएशन को हम लोग हैंडल करेंगे तो उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इसमें 3 हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे। सबसे पहला होगा मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, फिर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और फिर बेस रूल। तो ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारा देखेंगे कि ये सब क्या है ना। पहले मल्टीप्लिकेशन रूल देखेंगे, फिर टोटल प्रोबेबिलिटी, और ये दोनों को मिक्स करके ही बेस रूल होता है, ठीक है। और बेस रूल यही होता है कि स्टार्टिंग आप कुछ करते हो प्रोबेबिलिटी लेके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट ए, तो कुछ आप एस्टिमेट करते हो, और फिर जो नया इन्फॉर्मेशन आता है तो उसको इनकॉर्पोरेट करके फिर से रिवाइज प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आता है, ठीक है। तो वही जो बेस रूल यहाँ पर बताता है, और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे जाके फ्यूचर में यूज़ करोगे। तो स्टार्ट करते हैं, जो भी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया उसको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में बोलते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो हमारे पास कुछ इस टाइप का कुछ सैम्पल स्पेस है, ठीक है, जिसमें कि 1 2 3 4, मतलब ये लाल डॉट्स जो हैं अलग अलग आउटकम्स हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 आउटकम्स हैं, ठीक है। और सब के सब जो है इक्वली लाइकली है, मतलब कि एक आउटकम होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/12, है ना। तो इस टाइप से अगर है, और फिर यहाँ पर एक इवेंट है ए, या फिर ये सैम्पल स्पेस का एक सबसेट बोल सकते हो ए, और फिर दूसरा इवेंट मेरे पास है बी, ठीक है, वो ये हो गया। तो ए में हम लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 और फिर ये 4 5 है आउटकम ए में, और बी में कितना है 1 2 3 4 5 6 आउटकम, ठीक है। तो अब अगर मैं ये पूछूं कि ये ए होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो सारे इक्वली लाइकली हैं आउटकम्स, तो कोई भी आउटकम होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/12, है ना। तो यहाँ पर ए में कितने आउटकम्स है 1 2 3 4 5, तो हम लोग क्या बोलेंगे 5 × 1/12 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा 5/12, है ना। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 6, है ना, तो सबके कितने 1/12, तो 6 × 1/12, 6 × 1/12, ये क्या हो जाएगा 1/2, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो ये हो जाएगा। अब सेम चीज़ मैं क्या बोलूँ कि मैंने ये बोल दिया कि बी जो है वो हो गया है, ठीक है, बी जो है वो हो गया है, मतलब कि गिवन दैट बी हैज़ हैपेंड, ठीक है, मतलब कि मैंने बोल दिया कि बी हो गया इवेंट। तो अब अगर मैं ये बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बी, है ना, गिवन दैट बी हैज़ ऑकर्ड, मतलब मैंने बोल दिया कि इवेंट बी जो है वो हो गया, तो बी का होने का प्रोबेबिलिटी गिवन बी, तो ये तो क्या होगा 1 ही होगा, है ना, कि मैंने बोल दिया कि बी जो है वो हो गए, मतलब हो गया, और फिर बी होने का प्रोबेबिलिटी गिवन बी, तो ये ऑब्वियस चीज़ है, काफ़ी ट्रिवियल चीज़ है, तो ये 1 ही होगा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ए का क्या प्रोबेबिलिटी होगा गिवन की मैंने बोल रहा हूँ कि बी हो गया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो इसको अब कैसे सोच सकते हैं हम लोग, एक तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि हमारा पूरा सैम्पल स्पेस जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, वैसे सोच सकते हो सोचने के लिए कि पहले ये पूरा सैम्पल स्पेस था, अब बोल दिया गया है कि बी हो गया है ना, तो ये बाहर के जितने भी आउटकम्स है तो उनका तो क्या 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा होने का, है ना। तो बस कौन से बचेंगे जो कि बी के अंदर है ना, तो ये वाले सारे आउटकम्स यहाँ पर बच जाएंगे। अब ये सारे आउटकम्स पहले भी इक्वली लाइकली थे तो अभी भी इक्वली लाइकली होंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो अब 6 बच गए, तो यहाँ पर हर जो आउटकम है उसका होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/6, है ना, 1/6। तो ऐसे ही अब ए का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है गिवन बी, है ना, तो बी हो गया है, तो ए कैसे हो सकता है, ए के अंदर ये दोनों आउटकम्स हैं, है ना। तो या तो अगर ये वाला आउटकम हुआ तब फिर हम लोग बोलेंगे ए हो गया, है ना, गिवन बी, और फिर या तो ये वाला, है ना, तब फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 × 1/6, 2 × 1/6, या फिर 1/3, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या हो गया 1/3, ठीक है। तो ये एक सोचने का तरीका हो गया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से ये वाला पार्ट देखो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो और समझो, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया देखने का। अब सेम चीज़ को जो है हम लोग मान लो कि मैंने इस तरीके से अलग अलग आउटकम देने के बजाय मैंने क्या किया कि मैंने ये वाला जो रीज़न है उसका प्रोबेबिलिटी दे दिया, ठीक है, कि ये जो बाहर में जो भी ये ब्राउन कलर है उसका होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 3/12, ठीक है। ये जो ए है, मतलब ए का ये जो नीला वाला पार्ट है तो उसका होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 3/12, ठीक है। और फिर ये जो ग्रीन वाला पार्ट है उसका होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 2/12, और ये जो मैजेंटा है उसका होने का प्रोबेबिलिटी 4/12, मतलब सेम ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग आउटकम्स के रूप में दिखाया, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, तो ए को हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये नीला वाला पार्ट और हरा वाला पार्ट मिल के बना है ना। तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज़ इक्वल टू
मतलब नीला वाला पार्ट लिखना है तो वो क्या है कि बी के बाहर ए के अंदर, है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, और फिर यूनियन, ये हरा वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये दोनों जोड़ के ही हमारा पूरा ए बन रहा है ना। तो अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू इसका प्रोबेबिलिटी प्लस इसका प्रोबेबिलिटी, है ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 3/12, इसका 2/12, तो 3/12 प्लस 2/12 ये क्या हो जाएगा 5/12, है ना। तो एक ये सोचने का तरीका हो गया। फिर बी का क्या हो जाएगा कि ये जो मेजेंटा वाला पार्ट है वो प्लस ये इंटरसेक्शन वाला, तो 4 + 2 6/12 मतलब 1/2, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया सोचने का। अब मैंने ये बोल दिया कि बी हो गया, है ना, गिवन दैट बी हैज़ ऑकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बी हैज़ ऑकर्ड ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा, ठीक है। अब इसमें कैसे सोच सकते हैं हम लोग कि ये जो है ये पूरा क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना। अब उसमें से जो है ए होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये पूरा लाल है, ठीक है, उस और पूरा लाल क्या है यहाँ पर कि 6/12 है ना, और उसमें से ए का कितना पार्ट है यहाँ पर 2/12, है ना। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2/12 डिवाइडेड बाई 6/12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। या फिर अगर फॉर्मूला के टर्म्स में लिखूँ मैं इसको तो वो क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है वो क्या हो जाएगा कि बी हो गया, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये प्रोबेबिलिटी बी में से जो है कितना पार्ट ए का है ना, तो वो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे लोग सीधा इसको रट्टा लगा लेते हैं, तो दिमाग में तो रखना ही है, इसको याद रखना है, लेकिन इसको समझ के पढ़ो कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, है ना, मतलब कि बी बोल दिया गया कि हो गया, ठीक है। तो ये 6/12 है ये पूरा बी का प्रोबेबिलिटी, है ना। तो उसमें से ए का कितना है होने का, तो ए का कितना होगा ए इंटरसेक्शन बी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि कुछ एक कंडीशन डाल दिया गया और फिर उसके हिसाब से जो है हमारा स्टार्टिंग का जो था वो क्या होगा। तो एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फिर से 2 रोल्स ऑफ अ टेट्राहेड्रल डाई, तो टेट्राहेड्रल फिर से क्या था 4 साइडेड डाई, है ना। नॉर्मली जो लूडो खेलते हैं उसमें 6 रहता है, तो 1 2 3 4 या 5 या 6 आ सकते हैं, और टेट्राहेड्रल मतलब 4 साइडेड डाई, तो या तो 1 आएगा या तो 2 या तो 3 या तो 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि एक बार रोल किया तो या तो 1 या 2 या 3 या 4, फिर दूसरी बार रोल किया तो 1 2 3 या 4, ये सब चीज़ हम लोगों ने पहले की वीडियोज़ में देख लिया है ना। तो एक मेरे पास ये इवेंट है कि मिनिमम ऑफ x, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पहली बार में 2 आया, दूसरी बार में 3 आया, तब फिर इसका मिनिमम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। या फिर पहली बार में 2, दूसरी बार में 2, तब भी हम लोग जो मिनिमम है वो 2 लिखेंगे, लेकिन पहली बार में 2, दूसरी बार में 1, तब फिर मिनिमम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग को ये चाहिए कि मिनिमम ऑफ x, y जो है 2 होना चाहिए, मतलब दोनों रोल में जो भी नंबर्स हैं उसके मिनिमम जो है 2 होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने देखा है पिछले वीडियोज़ में। तो वो कौन कौन से आउटकम्स हो जाएंगे, तो एक तो ये हो जाएगा 2,2 वाला, है ना, कि मिनिमम 2, फिर 2,3 में मिनिमम 2, फिर 2,4 में मिनिमम 2, फिर कि पहली बार में 3 आया, दूसरी बार में 2 आया, तो 3,2 में मिनिमम 2, 4,2 में मिनिमम 2, है ना। तो ये 5 आउटकम्स जो हैं ये हो जाएंगे हमारे इवेंट बी के लिए, ठीक है। अब बाकी सारे में सोचो, जैसे यहाँ पर क्या है 1,1 तो मिनिमम 1 है, 1,2 मिनिमम 1 है ना, 1,3 मिनिमम 1 है, एंड सो ऑन। तो जो भी हमारे ये इवेंट बी है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटकम्स जो हैं वो ये 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। अब अच्छा नहीं, उससे पहले हम लोग को क्या बोलना था कि पहले तो हम लोगों ने सैम्पल स्पेस लिख लिया, यानी ये पूरा सैम्पल स्पेस हो गया, उसमें से फिर हम लोग अज्यूम करेंगे कि सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ठीक है। तो कोई भी एक जो आउटकम है उसका आने का चांस क्या हो जाएगा, टोटल 16 है, तो कोई भी एक आउटकम का आने का चांस क्या हो जाएगा 1/16, है ना। तो ये बी जो इवेंट है तो इसका आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हम लोग लिखेंगे तब फिर वो क्या हो जाएगा 5 × 1/16, है ना, 5 × 1/16, तो वो हो जाएगा 5/16, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट इवेंट कौन सा बोल रहा है कि लेट m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, y,
ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या ले रहे थे, मिनिमम ले रहे थे, अब हम लोग को मैक्सिमम लेना है। मतलब कि अगर 2,3 है तो मैक्सिमम अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, अगर मैक्सिमम ले रहे हैं तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 3। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर 2,2 है तो मैक्सिमम 1, 2,1 है तो मैक्सिमम यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग मैक्सिमम देख रहे हैं कि दोनों जो रोल हैं उसमें से मैक्सिमम हम लोग ले रहे हैं एम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इज इक्वल टू 1 गिवन बी, है ना। तो अपना अगर नॉर्मल लॉजिक से सोचोगे तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि बी इवेंट जो है वो हो गया है, मतलब कि दोनों रोल हम लोगों ने रोल किया और फिर जो मिनिमम नंबर आया वो 2 है ना। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम 1 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए सोचो, अगर 2 मिनिमम आ गया है तब फिर ये पूछ रहा है कि 1 होने का प्रोबेबिलिटी, 1 का मैक्सिमम होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तब फिर क्या होगा 0, है ना, क्योंकि 2 पहले से मिनिमम है तो 1 तो मैक्सिमम नहीं हो सकता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी सीधा 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। या फिर इसको कैसे सोच सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इज़ इक्वल टू 1, मतलब मैक्सिमम 1 होना चाहिए, तो मैक्सिमम 1 कहाँ पर होगा, बस ये वाले में होगा, है ना, ये वाले में होगा मैक्सिमम। तो अब बोल दिया गया है कि बी हो गया है ना, बी हो गया है, तो बी हो गया है मतलब कि इतने ही पॉसिबल आउटकम सब हो सकते हैं, है ना। लेकिन ये वाला जो आउटकम था जहाँ पर 1 मैक्सिमम होगा तो वो तो बाहर है यहाँ पर, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो वैसे सोच सकते हो। अब दूसरा इंटरेस्टिंग केस में आते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैक्सिमम जो है वो 3 है गिवन बी। ठीक है, तो इसके बारे में कैसे सोच सकते हैं कि पहले बस इस इवेंट को देखो कि m इज़ इक्वल टू 3, है ना, कि हमारा मैक्सिमम जो है वो 3 होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 कैसे हो सकता है कि पहली बार में 3 आया, फिर उसके बाद 1 आया, है ना, 3,1 इसमें मैक्सिमम क्या हो जाएगा 3। ठीक है, फिर 3,2 इसमें मैक्सिमम 3 होगा, फिर 3,3 इसमें मैक्सिमम 3 होगा, या फिर दूसरी बार में 3 आया, पहली बार में 2, तो ये 3 मैक्सिमम हो जाएगा, या फिर पहली बार में, दूसरी बार में 3, पहली बार में 1, तब फिर ये वाला जो है ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लू में जो मैंने दिखाया है ये मैंने ये इवेंट दिखाया है कि m इज़ इक्वल टू 3, है ना, और ये जो हरा वाला था ये हमारा इवेंट b था। तो अब इसको सोचने का दो तरीका है कि एक तो अगर मैं बोलूँ कि इवेंट b जो है वो हो गया है ना, तो इवेंट b अगर हो गया है मतलब क्या कि इतना ही पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर सारे आउटकम्स जो हैं पहले इक्वली लाइकली थे तो अभी भी इक्वली लाइकली होंगे, तो ये जो लाल वाला दुनिया है इसके अंदर अब कोई भी इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 है। ठीक है, और इसमें से जो भी हमारा इवेंट ऑफ इंटरेस्ट है मतलब कि मैक्सिमम 3 हो जाए तो वो क्या है 1 2, है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए 2 इंटू 1/5 या फिर 2/5। ठीक है, तो डायरेक्टली इस टाइप से सोच सकते हैं, या फिर जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, तो फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ m इज़ इक्वल टू 3 गिवन b, है ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ m इज़ इक्वल टू 3, है ना, कि ये इवेंट इंटरसेक्शन b, है ना, फिर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b, मतलब कि b का जो भी प्रोबेबिलिटी है उसमें से कितना प्रोबेबिलिटी इसका है पार्ट कि m इज इक्वल टू 3 भी हो जाए, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ m इज इक्वल टू 3 इंटरसेक्शन b, है ना, मतलब कि मैक्सिमम जो है वो 3 है और फिर ये जो मिनिमम था वो 2 है ना, तो वैसे करके कौन सा है ये, एक ये वाला है एक ये वाला है ना, तो प्रोबेबिलिटी उसका क्या था 2 इंटू 1/16, है ना स्टार्टिंग में, तो 2 इंटू 1/16 फिर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ठीक है, तो b का प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने देखा था कि 5/16, है ना, 5 इंटू 1/16, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा और फिर से ये 2/5 हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है सोच सकते हो। तो आई होप आपको फील आ रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देख लो, ठीक है, लेकिन शांति से समझो तब मज़ा आएगा। मतलब बस फॉर्मूला रट्टा लगा लिया और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तब फिर उससे मैथमेटिक्स में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि एक तो हमारा स्टार्टिंग में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में देखा था कि जब हम लोगों ने कोई भी इवेंट के लिए, नॉर्मल इवेंट के लिए डिफाइन किया था प्रोबेबिलिटी, तो वो कुछ एक्सियम्स को फॉलो कर रहे थे, है ना। पहला था नॉन नेगेटिविटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए।
फिर जो हमारा पूरा सैम्पल स्पेस है उसका प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। फिर अगर दो डिसजॉइंट सेट्स हैं ए बी, मतलब इंटरसेक्शन उनका एम्प्टी है, तो अगर प्रोबेबिलिटी लेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। तो ये नॉर्मल इवेंट्स के लिए ये था एक्सियम्स। अब क्या सेम एक्सियम्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यही देखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं, तो सारे एक्सियम्स जो हैं वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है कि नहीं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये क्या है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है ना, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ है। तब फिर दोनों का अगर रेशियो लोगे तब फिर वो क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। बस यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है ये डिफाइंड नहीं होगा, कब, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। दिस इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। और ऐसे भी मतलब कि कोई इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी आप ज़ीरो बोल रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग एल्स हैपनिंग गिवन दैट ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपेंड, तो आप तो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, है ना, क्योंकि पहले हम लोगों ने ज़ीरो प्रोबेबिलिटी बोल दिया और फिर बोल दिया कि वो हो गया, तो वो कैसे हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। तो उसमें जो ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है। तो पहला एग्जाम जो है सेटिस्फाई कर गया। फिर उसके बाद सैम्पल स्पेस वाला, तो सैम्पल स्पेस में हम लोग क्या सोच सकते हैं कि या तो ओरिजिनल जो सैम्पल स्पेस है उसी को सैम्पल स्पेस मान सकते हैं, है ना। तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी अगर देखेंगे गिवन बी, तब फिर ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। तो ये अगर मेरा पूरा सैम्पल स्पेस है, इसमें से ये मेरा इवेंट बी है ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा जो कि 1 है, ठीक है। तो ये फिर से जो है ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पूरा को सैम्पल स्पेस मानोगे तब भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होगा, या फिर अगर मैं बस बी को अपना नया सैम्पल स्पेस मान लूँ, है ना, क्योंकि गिवन बी मतलब क्या कि अब इसी के अंदर हमारा दुनिया हो गया, है ना। तो हम लोग बी को ही जो है सैम्पल स्पेस मान सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बी क्या होगा, वो भी 1 ही होगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बी इंटरसेक्शन बी मतलब फिर से वही बी, तो पी ऑफ बी बाई बी, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये एक्सियम भी सेटिस्फाई कर गया। अब ये तीसरा वाला देखते हैं कि अगर हमारे पास मान लो कि दो जो हैं डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है, तो ये हमारा सैम्पल स्पेस है मान लो, ठीक है, और इसमें जो दो डिसजॉइंट सेट्स हैं ए सी, ठीक है, और एक कोई हमारे पास ये बी है सेट, ठीक है। तो इफ़ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, तब फिर क्या होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी गिवन बी शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन बी, है ना। ये हमारा डिसजॉइंट वाले से यही था कि अगर दो डिसजॉइंट है तब फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऐड कर सकते हैं। तो सेम चीज़ कंडीशनल में भी लागू होगा। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, है ना। तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, है ना, मतलब कि या तो ए में होना चाहिए या तो सी में होना चाहिए और फिर बी में भी होना चाहिए, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि ये ग्रीन वाला रीजन और फिर ये पर्पल वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ग्रीन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और फिर ये पर्पल क्या है, सी इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, तो दोनों का सम ले लेंगे प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो फिर अब इसको डिनोमिनेटर में यहाँ पर सेपरेट करके लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन बी, ठीक है। तो ये वाला जो तीसरा एग्जियम्स है ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी सिमिलर ही है प्रोबेबिलिटी का ही, बस उसका सैम्पल स्पेस जो है वो हम लोग सोच सकते हैं कि चेंज हो गया, है ना। कि स्टार्टिंग में ये पूरा सैम्पल स्पेस था, अब अगर हम बोल दिए कि ये बी हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाहर जितना भी था प्रोबेबिलिटी वो क्या ज़ीरो हो गया, है ना। तो इसको जो है नया सैम्पल स्पेस मान सकते हैं, ठीक है, उस टाइप से जो है सोच सकते हैं। अब और एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है।
तो मान लो कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का काफ़ी टेंशन चलते रहता है ना, तो कभी भी कोई भी कहीं पर ऊपर से आके अटैक कर सकता है ना, कि कोई जेट को भेज दिया और फिर बोला कि वहाँ पर जाके बॉम्ब गिरा दो। तो उसके लिए क्या होता है कि आप ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप करके रखते हो, है ना, कि कोई भी अगर फ्लाई मतलब प्लेन वगैरह उड़ रहा है तो फिर आपको ट्रैक होना चाहिए कि यहाँ पर जो है ये प्लेन उड़ रहा है ना। तो वो सारे चीज़ रहते हैं। तो ये एग्जांपल में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास मान लो एक ये डिटेक्ट करने वाला कुछ एक ये मशीन है, ठीक है, रेडार। ठीक है, ये रेडार हम लोगों के पास है, जो कि अगर प्लेन ऊपर से उड़ रहा है तब फिर इसको मेरे को बताना चाहिए कि प्लेन ऊपर से उड़ रहा है, ठीक है, या फिर प्लेन या फिर जो भी फाइटर जेट कुछ भी हो सकता है, तब फिर वो उड़ रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल में देखते हैं कि क्या सब हो सकता है। तो सबसे पहला इवेंट क्या है कि प्लेन जो है ऊपर उड़ रहा है ना, तो उसको जो है हम लोग इवेंट ए बोल सकते हैं कि एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव। ठीक है, कि प्लेन ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि प्लेन ऊपर नहीं उड़ रहा है ना। तो नॉर्मल अगर डेटा लोगे कहीं से, मान लिया कि कहीं पर डेटा लिया और फिर तो नॉर्मल वहाँ पर क्या आ गया कि 5% टाइम जो है प्लेन ऊपर से उड़ता है और फिर 95% टाइम जो है प्लेन ऊपर से नहीं उड़ता है। ठीक है, तो उसको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं कि प्लेन उड़ने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 5% मतलब 5/100 मतलब 0.05 है ना। तो प्लेन उड़ने का 0.05 हो गया प्रोबेबिलिटी, और प्लेन नहीं उड़ने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1 माइनस 0.05 है ना, या फिर 95%, तो 0.95। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये पहला इवेंट हो गया। अब रेडार क्या कर सकता है कि एक तो प्लेन ऊपर में उड़ रहा है और फिर उस टाइम पर जो है रेडार ने भी अपना सिग्नल दे दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि अगर प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, और गिवन दैट प्लेन ऊपर उड़ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेडार जो है कुछ मेरे को सिग्नल देगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, है ना, कि गिवन दैट प्लेन ऊपर उड़ रहा है, हमारा रेडार कुछ सिग्नल दे, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ये ब्रांच में जो है उसको दिखाया गया है कि अगर प्लेन ऊपर उड़ रहा है और फिर रेडार जो है वो हमारा सिग्नल देगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि प्लेन ऊपर उड़ रहा है एंड रेडार जो है वो हमारा सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हिट, मतलब ये सही काम कर रहा है, प्लेन ऊपर उड़ रहा है और फिर रेडार जो है वो सिग्नल दे रहा है। ठीक है, अब क्या और क्या हो सकता है कि प्लेन ऊपर उड़ रहा है और रेडार ने जो है सिग्नल नहीं दिया, है ना, मिस हो गया। तो ये सब क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मशीन बनता है कोई भी, तो उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम लोग को चेक करना पड़ता है, या फिर मतलब कितना रिलायबल है ना। तो ऐसा हो सकता है कि प्लेन ऊपर उड़ रहा है और इसने जो है मिस कर दिया उसको, है ना, कोई भी आपको सिग्नल नहीं दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि प्लेन ऊपर उड़ ही नहीं रहा है और फिर इसने सिग्नल दे दिया, है ना। तो अलग अलग मतलब मशीन कितना अच्छा है वो इससे जो है हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा रेडार अच्छा है। ठीक है, तो पहला वाला तो हिट हो गया कि ऊपर से उड़ रहा है और फिर आपकी मशीन ने जो है सिग्नल दे दिया। अब क्या हो सकता है कि ऊपर से उड़ रहा है लेकिन आपका जो मशीन है, रडार है, उसने मिस कर दिया, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी इवेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेडार ने जो कुछ आपको सिग्नल दिया कि प्लेन ऊपर से उड़ रहा है, तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि रेडार ने सिग्नल नहीं दिया। तो गिवन दैट प्लेन ऊपर उड़ रहा है, हमारा रेडार ने जो उसको मिस कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब प्लेन ऊपर उड़ रहा था लेकिन इसने जो है रेडार ने मिस कर दिया। ठीक है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि प्लेन ऊपर से उड़ ही नहीं रहा था और इसने जो है हम लोगों को सिग्नल दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स अलार्म, है ना, मतलब कि प्लेन ऊपर से उड़ नहीं रहा था और इसने जो है सिग्नल दे दिया। ठीक है, तो इसको अगर प्रोबेबिलिटी लिखना है तो ये क्या हो जाएगा कि इसने जो है कुछ दे दिया, है ना, लेकिन प्लेन ऊपर से नहीं उड़ रहा था। तो गिवन दैट प्लेन ऊपर से नहीं उड़ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये रेडार जो है हम लोग को कुछ सिग्नल दे दे। ठीक है, तो इसको जो हम लोग फॉल्स अलार्म कहेंगे। अब लास्ट में क्या है कि प्लेन ऊपर से उड़ नहीं रहा है और फिर रेडार ने भी सिग्नल नहीं दिया, है ना। तो ये भी सही काम कर रहा है ना, कि ऊपर से नहीं उड़ रहा है तब फिर सिग्नल भी नहीं दे रहा है। और फिर इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, कि प्लेन गिवन दैट प्लेन ऊपर से नहीं उड़ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि रेडार जो है वो भी सिग्नल नहीं देगा। ठीक है, तो ये अलग अलग टर्म आई होप सेंस बन रहा है। हिट मतलब क्या है, प्लेन ऊपर से उड़ रहा है और रेडार ने सिग्नल दे दिया। प्लेन ऊपर से उड़ रहा है, रेडार ने सिग्नल नहीं दिया, तो वो मिस हो गया। प्लेन ऊपर से नहीं उड़ रहा है और सिग्नल दे दिया फालतू का, तो फॉल्स अलार्म हो गया। प्लेन ऊपर से नहीं उड़ रहा है, सिग्नल भी नहीं दे रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो या फिर करेक्ट रिजेक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है,
तो स्टार्टिंग में तो ये वाला प्रोबेबिलिटी है कि प्लेन ऊपर उड़ने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.05 और फिर नहीं उड़ने का प्रोबेबिलिटी 0.95। अब उसके बाद जो ब्रांच में हम लोग प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे कि गिवन दैट प्लेन ऊपर उड़ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा रेडार जो है कुछ सिग्नल देगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो मान लो कि रेडार जो है वो 99% ऑफ टाइम जो है वो दे रहा है सिग्नल, है ना, कि प्लेन ऊपर से उड़ रहा है और फिर इसने डिटेक्ट कर दिया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0.99। और 1% टाइम जो है वो उसको मिस कर दे रहा है कि प्लेन ऊपर से उड़ रहा है लेकिन वो मिस कर दे रहा है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0.01, है ना, कि गिवन ए बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब गिवन ए लेकिन ये डिटेक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर प्लेन ऊपर नहीं उड़ रहा है और इसने सिग्नल दे दिया तो मान लो कि ये 10% ऑफ टाइम वैसा कर रहा है कि प्लेन ऊपर से नहीं उड़ रहा है और फिर इसने सिग्नल दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 0.1, है ना। और फिर प्लेन ऊपर से नहीं उड़ रहा है और फिर इसने जो है सिग्नल नहीं दिया, है ना, करेक्ट रिजेक्शन, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 0.9, है ना, कि 90% टाइम जो है ये काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये सारा चीज़ है तब फिर आपका काम क्या है कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी है इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, कि ये सही से काम करेगी यहाँ पर, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, कि ये सिग्नल देने का प्रोबेबिलिटी, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब कि रेडार ने सिग्नल दिया और फिर सही में प्लेन ऊपर उड़ रहा था उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ये तीन जो है सोचो कैसे कैलकुलेट करोगे, थोड़ा वीडियो को पॉज करो, जो भी चीज़ मैंने बोला है उसको समझो अच्छे से, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से ये वाला पार्ट को देखो, है ना, और फिर हम लोग थोड़ी देर में जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पॉज करो, सोचो, सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोगों का क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालें, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको कैसे सोच सकते हैं हम लोग कि ये किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी करने को बोल रहे हैं कि प्लेन जो है हम लोगों का ऊपर उड़ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और फिर मल्टीप्लाइड बाय गिवन दैट कि प्लेन ऊपर उड़ रहा है हम लोग का रेडार जो है कुछ डिटेक्ट करेगा, है ना, तो गिवन ए हमारा रेडार जो है कुछ सिग्नल देना चाहिए। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे लिखा मैंने, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा कि मतलब प्लेन भी ऊपर उड़ रहा है और सिग्नल भी हमारा दे रहा है ना। तो सबसे पहले प्लेन का ऊपर उड़ने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और फिर गिवन दैट कि प्लेन ऊपर उड़ रहा है हम लोगों का ये जो रेडार है वो क्या सिग्नल देगा, वो सिग्नल देगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ठीक है, और इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम लोगों ने फॉर्मूला क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखो या फिर ए इंटरसेक्शन बी लिखो, बात सेम ही है। तो उसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे मैंने समझाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा कि ए का होने का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय गिवन दैट ए हैज़ हैपेंड बी का होने का प्रोबेबिलिटी, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो ये जो ये हम लोग का हो गया फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो भी ब्रांचेस में हम लोग लिख रहे हैं तो पहला ब्रांच में क्या लिखा कि ए का होने का प्रोबेबिलिटी, है ना, फिर जो ये वाला ब्रांच था यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तब हम लोग को जो भी हम लोगों ने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखा है ब्रांचेस में बस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.05 इंटू 0.99, ठीक है, तो 0.0495, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, हिट का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ये। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, कि मतलब हमारा रेडार जो है वो सिग्नल देगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये सिग्नल कैसे दे सकता है, दो तरीका से दे सकता है। एक तो ये वाला तरीका है कि ऊपर उड़ रहा था और फिर इसने सही में सिग्नल दे दिया, और दूसरा क्या है फॉल्स अलार्म, है ना, कि ऊपर नहीं उड़ रहा था और फिर इसने जो है सिग्नल दे दिया। ठीक है, तो सिग्नल देने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा कि इसका प्रोबेबिलिटी प्लस इसका प्रोबेबिलिटी, है ना, वैसे सोच सकते हो। तो बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, है ना, और फिर यूनियन ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, है ना, कि ए हुआ और फिर बी का होने का प्रोबेबिलिटी, या फिर ए नहीं हुआ और फिर बी का होने का प्रोबेबिलिटी, है ना। और फिर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में क्या लिखेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा कि ए का होने का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय गिवन दैट ए हैज़ हैपेंड बी का होने का प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, और फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट का होने का प्रोबेबिलिटी फिर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, मतलब कि प्लेन का उड़ने का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय कि गिवन दैट प्लेन उड़ रहा है हमारा रेडार सिग्नल देगा उसका प्रोबेबिलिटी, प्लस प्लेन ऊपर नहीं उड़ रहा है और फिर गिवन दैट प्लेन ऊपर नहीं उड़ रहा है हमारा रेडार कुछ सिग्नल देगा उसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.05 टाइम्स 0.99 प्लस फिर ये वाला 0.95 टाइम्स 0.10। ठीक है, तो यहाँ से 0.0495 और फिर यहाँ से 0.095 दोनों को जोड़ दोगे तो 0.1445। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ से रटना स्टार्ट कर देंगे ये सब फॉर्मूला, लेकिन मैं जैसे समझा के बोल रहा हूँ वैसे समझो। ठीक है, तब मैथमेटिक्स अच्छा लगेगा और उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ठीक है, और तीसरा चीज़ हम लोगों ने क्या बोला था कैलकुलेट करने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, यहाँ पर अब हम लोग उल्टा चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या दिया गया हम लोगों के पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है ना, कि प्लेन का उड़ने का प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्लेन ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, और फिर हम लोगों के पास क्या दिया गया है कि अगर प्लेन ऊपर उड़ता है तब फिर रेडार डिटेक्ट करेगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या दिया गया है कि अगर प्लेन ऊपर नहीं उड़ता है तब फिर रेडार सिग्नल देगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये सब डेटा को इनकॉर्पोरेट करके हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि अगर मेरा ये जो मशीन है वो कुछ सिग्नल देता है ना, गिवन बी मतलब क्या कि इसने सिग्नल दिया कि ऊपर उड़ रहा है, तो सही में कुछ ऊपर उड़ रहा है ना, ऐसा ना हो कि ऐसे ही फालतू का इसने वर्ल्ड वार स्टार्ट कर दिया, कुछ ऊपर उड़ नहीं रहा था, या फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर स्टार्ट कर दिया कि ख़राब मशीन आपने डाल दिया और उसने जो है ऐसे ही सिग्नल दे दिया कि ऊपर कुछ उड़ रहा है और फिर आपने इधर वॉर स्टार्ट कर दिया, है ना। तो ये हम लोग वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, कि गिवन यहाँ पर सिग्नल है कुछ आ गया तो सही में ऊपर कुछ उड़ रहा था उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या सोच सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर कैलकुलेट किया हम लोगों ने 0.0495, फिर डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट किया 0.1445, तो इसको कैलकुलेट करके ये लास्ट में 0.34, मतलब कि 34% टाइम जो है ये ऐसे ही फालतू का सिग्नल दे देगा। तो ये एकदम रिलायबल मशीन नहीं है ना, तो ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऐसे ही वॉर करवा सकता है कि मतलब किसी ने कुछ भेजा नहीं फ्लाइट, लेकिन इसने डिटेक्ट कर दिया कि कोई जेट आ गया और फिर स्टार्ट, और 34% टाइम ये ऐसा करेगा, है ना। तो ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये वाला तो काम ये सही कर रहा है ना, कि अगर प्लेन ऊपर उड़ रहा है तो 99% ऑफ टाइम ये सही काम कर रहा है, लेकिन ये गड़बड़ कहाँ पर कर रहा है कि प्लेन ऊपर नहीं उड़ रहा है लेकिन फिर भी ये 10% ऑफ टाइम जो है ये सिग्नल दे रहा है ना। तो इसका फॉल्स अलार्म वाला जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। तो इसको अगर मशीन को फिर परफॉर्मेंस इसका और अच्छा करना है, आप लोग इंजीनियर बनते हो जाके और ये इसका मशीन अच्छा करना है, तब फिर ये फॉल्स अलार्म वाला जो है इसका प्रायोरिटी कम होना चाहिए, है ना, और फिर इसका जो प्रायोरिटी है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइप से जो है सोच सकते हो। और ये सेम चीज़ इसको और एक एग्जांपल के टर्म्स में सोचो कि प्लेन ऊपर उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है, या फिर इसको ऐसे सोचो कि जनरल पॉपुलेशन में कितना पॉपुलेशन को कोरोना है। ठीक है, तो मान लो कुछ प्रायोरिटी कि इतने को कोरोना है इतने को कोरोना नहीं है। अब कोई एक टेस्ट का परफॉर्मेंस हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो गिवन दैट कि कोरोना है कोई भी आदमी को, तो टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट देगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी है ना, और फिर गिवन दैट कोरोना है टेस्ट जो है मिस कर देगा, है ना, नेगेटिव दे देगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर या तो आदमी को कोरोना नहीं है और फिर टेस्ट ने जो है पॉजिटिव दे दिया, है ना, फॉल्स अलार्म, या फिर कोरोना नहीं है और फिर टेस्ट ने जो है नेगेटिव दे दिया, करेक्ट रिजेक्शन। तो सेम मॉडल जो हम लोग सीख रहे हैं वो अलग अलग केसेस में जो अप्लाई हो सकता है। तो मैथमेटिक्स जो है पावरफुल इसीलिए क्योंकि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट टर्म में सीखते हैं चीज़ों को ए बी के टर्म्स में, लेकिन ये जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर पेन उड़ रहा है लेकिन ये भी हो सकता है कि कोरोना है ना, और यहाँ पर बी क्या था कि रेडार को रिप्रेजेंट कर रहा था, रेडार सिग्नल दे रहा है कि नहीं, लेकिन सिमिलरली बी क्या रिप्रेजेंट कर सकता है कि जो कोरोना का टेस्ट आया है रिजल्ट वो पॉजिटिव आया है नेगेटिव आया है। तो इसीलिए ये जो मैथमेटिक्स है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है समझ के पढ़ो। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, तो हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सब देख लिया है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं लिखूँ कि ए और बी दोनों का होने का प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या है कि पहले तो ए का होने का प्रोबेबिलिटी, है ना, फिर मल्टीप्लाइड बाय गिवन दैट ए हैज़ हैपेंड बी का होने का प्रोबेबिलिटी, है ना। तो इसको ऐसे सोच सकते हैं। तो इसको ब्रांच के टर्म्स में कुछ इस टाइप से सोच सकते हैं कि ए का होने का प्रोबेबिलिटी पी ए, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी पी ए कॉम्प्लीमेंट,
ए हो गया, उसके बाद बी का होने का प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, और फिर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए, और फिर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा कि ए का होने का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। या फिर इसको क्या सोच सकते हैं कि पहले बी हो गया है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर गिवन दैट बी हैज़ हैपेंड ए का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो वैसे सोच सकते हैं इसको। तो इसी को जो है मल्टीप्लिकेशन रूल हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा कि ए का होने का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय गिवन दैट ए हैज़ हैपेंड बी का होने का प्रोबेबिलिटी, या फिर बी का होने का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय गिवन दैट बी हैज़ हैपेंड ए का होने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसको इस टाइप से जो है सोच सकते हैं, तो इसी को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहते हैं। फिर अब इसको जो है हम लोग काफ़ी एक्सटेंड कर सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। तो जैसे मान लो कि मेरे पास 3 इवेंट्स आ गए ए बी सी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि ए का होने का प्रोबेबिलिटी, है ना, तो सबसे पहले ए हो गया, अब गिवन दैट ए हो गया तब फिर बी का होने का प्रोबेबिलिटी, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब यहाँ पर क्या हो गया कि ए भी हो गया बी भी हो गया, है ना, तो गिवन दैट ए एंड बी बोथ हैज़ हैपेंड मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी हो गया है, तो गिवन दैट सी का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे लिखें कि ए का होने का प्रोबेबिलिटी फिर मल्टीप्लाइड बाय गिवन दैट ए हैज़ हैपेंड बी का होने का प्रोबेबिलिटी फिर मल्टीप्लाइड बाय गिवन दैट ए और बी दोनों हो गया मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी हो गया गिवन दिस सी का होने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो कि इसका पूछा गया है कि ए का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी एंड बी का होने का प्रोबेबिलिटी एंड सी का होने का प्रोबेबिलिटी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि ए का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, है ना, मल्टीप्लाइड बाय गिवन दैट ए नहीं हुआ है बी का होने का प्रोबेबिलिटी, है ना, और फिर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ कि ए नहीं हुआ है एंड बी हो गया है ना, गिवन दिस फिर सी का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो इसको जो है इस टाइप से लिख सकते हैं, या फिर इस टाइप से ब्रांचेस में जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ब्रांचेस में हमेशा याद रखना कि हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को जो है यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो कि 4 है ए बी सी डी, तो क्या कर सकते हैं कि ए का होने का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय गिवन दैट ए हैज़ हैपेंड बी का होने का प्रोबेबिलिटी फिर मल्टीप्लाइड बाय गिवन दैट ए बी दोनों हो गए मतलब ए इंटरसेक्शन बी हो गया तो गिवन दिस सी का होने का प्रोबेबिलिटी, है ना, फिर मल्टीप्लाइड बाय कि ए बी सी तीनों हो गए तो गिवन ए बी सी तीनों हो गए डी का होने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस टाइप से जो लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही मान लो कि एन इवेंट्स हैं, है ना, A1 A2 सो ऑन अप टू ए एन, तो सबका होने का प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए का होने का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय कि A1 होने का प्रोबेबिलिटी फिर मल्टीप्लाइड बाय गिवन दैट A1 हैज़ हैपेंड A2 होने का प्रोबेबिलिटी, है ना, फिर मल्टीप्लाइड बाय गिवन दैट A1 A2 दोनों हो गया इंटरसेक्शन दोनों हो गया A3 होने का प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन। तो ऐसे लास्ट में पहुँचते पहुँचते गिवन दैट A1 से लेके AN-1 तक ये सारा का सारा इवेंट हो गया है, तो गिवन दिस AN होने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स समझ के पढ़ोगे तब बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी जगह अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर बस रट्टा मारोगे तब फिर कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। और मैं हमेशा जब भी एग्जाम्पल करता हूँ तो वीडियो को पॉज करो, सोल्यूशन मत देखो, खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद जो है सोल्यूशन देखो। तो 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, ठीक है, पत्ते वाले में आ गए फिर से, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल सफर्ड कार्ड्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास मान लो ये 52 कार्ड्स को मैंने इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। ठीक है, और इससे जो हम लोग 3 कार्ड्स निकाल रहे हैं सक्सेसिवली, मतलब कि एक कार्ड निकाला फिर रिप्लेस नहीं किया उसको, विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, फिर दूसरा कार्ड निकाला फिर तीसरा कार्ड निकाला, वैसे करके निकाल रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स, मतलब पहला कार्ड निकाला तो किंग आ गया, दूसरा कार्ड निकाला वो भी किंग आ गया, एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस, और तीसरा जो निकाला वो एस आ गया। ठीक है, तो ये इवेंट हम लोग को चाहिए। तो इसको कैसे सोच सकते हैं कि पहला इवेंट में के आया, दूसरा में गिवन दैट पहला में के आया, दूसरा में फिर से किंग आ गया, और फिर गिवन दैट पहले दोनों में के आया, तीसरा में एस आ गया। तो इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं कि पहली बार में किंग आ गया उसका प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय गिवन दैट पहली बार में किंग आ गया
क्या है कि दूसरी बार में फिर से किंग आ जाए प्रोबेबिलिटी, है ना। ये फिर मल्टीप्लाइड बाय कि गिवन दैट पहला 2 बार में किंग आ गया, तो गिवन दिस कि तीसरा बार में इक्का आ जाए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इसको सोचते हैं। तो पहली बार में किंग आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल 4 किंग है और यहाँ पर टोटल 52 कार्ड्स हैं, सारे इक्वली लाइकली हैं, तो सबका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/52, तो 4 इंटू 1/52 है ना। तो ये पहली बार में किंग का आने का प्रोबेबिलिटी हो गया। अब एक किंग बाहर निकल गया है ना, तो यहाँ पर टोटल कितने कार्ड्स बचे हैं 51 कार्ड। तो एक किंग अगर बाहर निकल गया है तो यहाँ पर कितने किंग बचे हैं 3, है ना। तो सारे कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी क्या है बाहर आने का 1/51, तो 3 इंटू 1/51 ये इसका हो गया। फिर अब लास्ट में क्या होगा कि 50 कार्ड्स बचे हैं, है ना। तो इसमें से 2 किंग्स बाहर निकल गए, तो इक्का तो अभी भी 4 इक्का यहाँ पर है ना। तब फिर सबका बाहर निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/50, तो 4 इंटू 1/50, है ना। तो ये इसका हो गया। तो ये सबको मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में ये जो है ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देख लिया। अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास एक ये सैम्पल स्पेस है, इसको जो है हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ये पूरा A1 हो गया, एक ये A2 हो गया, और फिर एक ये जो A3 है ये हो गया, है ना। सैम्पल स्पेस A1 A2 A3 में डिवाइड हो गया, ठीक है। दे आर डिसजॉइंट फ्रॉम ईच अदर एंड कवर एंटायर सैम्पल स्पेस, ठीक है। मतलब डिसजॉइंट है और फिर पूरा सैम्पल स्पेस कवर हो रहा है, ठीक है। और ये A1 होने का कुछ प्रोबेबिलिटी है, मान लो P ऑफ A1, है ना। A2 का प्रोबेबिलिटी कुछ है P ऑफ A2, A3 का प्रोबेबिलिटी कुछ है P ऑफ A3, ठीक है। और हम लोग को क्या पता है कि गिवन दैट A1 B का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब इसका होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। समझ में आई बात। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 मेरे को पता है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2 मेरे को पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A3 मेरे को पता है, तो B का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसको कैसे सोच सकते हैं कि पहले क्या हो सकता है, या तो इवेंट A1 होगा, है ना, या तो इवेंट A2 होगा, या तो इवेंट A3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 हो गया, है ना। यही 3 पॉसिबिलिटीज़ है। अब गिवन दैट A1 हो गया, तो B का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है ना। तो A1 इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1, है ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा दूसरा कि A1 इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इसके बारे में अभी सोचने का ज़रूरत नहीं है उतना, ठीक है। तो A1 हुआ और फिर B का होने का प्रोबेबिलिटी, है ना। फिर या तो A2 हुआ फिर B का होने का प्रोबेबिलिटी, है ना, A2 इंटरसेक्शन B। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2, है ना। और फिर ये दूसरा, और फिर उसके बाद या तो A3 हुआ और फिर B का होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब A3 इंटरसेक्शन B, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A3। तो अगर मेरे को टोटल B का प्रोबेबिलिटी चाहिए कि B का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसमें क्या हो सकता है कि या तो A1 हुआ, है ना, फिर मल्टीप्लाइड बाय कि गिवन दैट A1 हुआ, B का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है ना, फिर प्लस P2 हुआ, मतलब A2 हुआ, और फिर गिवन दैट A2 हुआ, B का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। या फिर गिवन दैट A3 हुआ, B का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A3। तो इसको जो है इस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर इसको जनरलाइज कर दें, तो मान लो कि ऐसे A1 A2 A3 ऐसे करके n पार्टीशंस हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि कोई भी एक ये होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, और फिर मल्टीप्लाइड बाय गिवन दैट AI हैज़ हैपेंड B का प्रोबेबिलिटी क्या है ना। और फिर उसको जो है सम ले लेंगे हम लोग 1 से लेके n तक जितना भी पार्टीशंस हैं, ठीक है। तो इसी को जो है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है ना। तो सेम ही चीज़ है, ठीक है। ये बस यहाँ पर मैंने A1 A2 A3 तो इस टर्म्स में लिख दिया है। तो ये A1 इंटरसेक्शन B था, ये A2 इंटरसेक्शन B, और फिर ये A3 इंटरसेक्शन B। तो B कैसे फॉर्म हो सकता है, A1 इंटरसेक्शन B यूनियन दिस, है ना, और फिर प्रोबेबिलिटी लेके फिर ऐड कर दिया, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गया। तो अब मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, अभी तक जितना हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा है वो सारे कॉन्सेप्ट लेके ये क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है।
तो इसको मैं एक बार बोल देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अ पर्सन हैज़ अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, ठीक है, तो कोई एक काम है और बोला है कि मैं करके दिखाऊंगा। अब उसने क्या बोला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक, ठीक है। और फिर तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मान लो एक इवेंट मैंने ए बोल दिया कि स्ट्राइक हो गया, है ना, तो फिर उसका होने का प्रोबेबिलिटी क्या है कि 0.65, मतलब एक होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.65, है ना। और फिर स्ट्राइक नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, सॉरी इसको ए कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, है ना। स्ट्राइक नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.35, है ना, कि 1 - 0.65 0.35 हो जाएगा। फिर 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी completed ऑन टाइम इफ़ देर इज़ नो स्ट्राइक। तो बी को जो है हम लोग ये बोल सकते हैं कि जॉब जो है कंप्लीट हो जाएगा, है ना, जॉब कंप्लीट, ठीक है। तो इवेंट बी को हम लोग ये बोल सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर स्ट्राइक नहीं होता है तब फिर कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है 0.80। तो अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता है तो जॉब कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो वो क्या लिखा है यहाँ पर 0.80, है ना। तो ये वाला जो है ये 0.80 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला इवेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, है ना, कि स्ट्राइक नहीं हुआ और फिर जॉब कंप्लीट होने का। तो अगर स्ट्राइक नहीं हुआ और फिर जॉब कंप्लीट नहीं होगा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम, तो वो क्या हो जाएगा 1 - 0.80, मतलब कि 0.20, है ना। और फिर क्या बोल रहा है 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीट ऑन टाइम इफ़ देयर इज स्ट्राइक। तो अगर स्ट्राइक होता है तब फिर जॉब कंप्लीट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, है ना। तो वो कितना है 0.32, ठीक है, 0.32। तो ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि स्ट्राइक भी हो गया और जॉब भी कंप्लीट हो गया, तो उसका प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पर 0.32, मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और फिर ये वाला क्या हो जाएगा कि स्ट्राइक हुआ और फिर जॉब कंप्लीट नहीं हुआ, है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 - 0.32, मतलब कि 0.68, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना, ये सारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, जो अभी हम लोगों ने देखा है वही है कि बी होने का क्या तरीका है। एक तो ये वाला तरीका है, तो इसका प्रोबेबिलिटी लिखो, मतलब कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, प्लस फिर बी होने का ये है तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। तो चलो, मतलब मैंने पूरा सोल्यूशन आप लोगों को बता ही दिया है, तो दिखा ही देता हूँ सोल्यूशन। तो जो भी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया, तो लास्ट में क्या है बी का पूरा प्रोबेबिलिटी, तब फिर वो क्या हो जाएगा कि ए हुआ फिर मल्टीप्लाइड बाय बी गिवन ए, है ना, या फिर ए नहीं हुआ एंड फिर मल्टीप्लाइड बाय बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 इंटू 0.8, तो दोनों को जोड़ दो, यहाँ से आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़, तो अब जो हम लोगों ने ये दो चीज़ अब तक पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन रूल और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और फिर ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो इसी को यूज़ करके जो है हमारे पास बेस रूल आ जाता है, ठीक है। तो बेस रूल बोल क्या रहा है कि मान लो हमारे पास ये पूरा सैम्पल स्पेस है और इसको जो हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, A1 A2 A3, ठीक है। और ये जो हर A1 है उसका होने का कुछ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, ठीक है। ये हमारा इनिशियल बिलीफ है। तो मान लो A1 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, A2 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, और फिर A3 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि अगर A1 होता है तब फिर B का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1 वो पता है। अगर A2 होता है तो B का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2 वो पता है। अगर A3 होता है तो B का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A3 वो पता है हम लोगों को, है ना। तो अगर A1 होता है और फिर B होता है तो A1 इंटरसेक्शन B, अगर A2 होता है B होता है तो A2 इंटरसेक्शन B, A3 होता है B होता है तो A3 इंटरसेक्शन B। तो अगर ये सारा चीज़ हम लोगों को पता है और फिर लास्ट में जो है अब बोल दिया गया है कि बी जो है इवेंट हो गया है, तो रिवर्स में अगर मैं ये पूछूं कि अब ए आई होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि गिवन दैट बी हैज़ हैपेंड A1 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, गिवन दैट बी हैज़ हैपेंड A2 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, गिवन दैट बी हैज़ हैपेंड A3 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसी को जो है बेस रूल हम लोग बोलते हैं।
तो समझ में आ रही है बात हो क्या रहा है कि स्टार्टिंग में हम लोगों के पास प्रायोरिटी ऑफ A1 था, है ना। अब गिवन दैट सम इवेंट हैज़ हैपेंड, A1 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसको जो है रिवाइज्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्रायोरिटी ऑफ ए आई गिवन बी क्या होगा, प्रायोरिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रायोरिटी ऑफ बी, है ना। तो ए आई इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं कि प्रायोरिटी ऑफ ए आई, है ना, मल्टीप्लाइड बाई प्रायोरिटी ऑफ बी गिवन ए आई, है ना। और प्रायोरिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा कि जितने भी अलग अलग ए आईज हैं, है ना, उसके साथ सम कर दो, जो टोटल प्रायोरिटी थ्योरम हम लोगों ने देखा। तो यही जो है ये बेस रूल हो जाएगा। तो इसी को जो है अगर ये 3 वाले केस में लिखना है, ठीक है, या यहीं पे लिख दूँ मैं, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। तो इसमें मान लो कि मेरे को इसका फॉर्मूला लिखना, प्रायोरिटी ऑफ A1 गिवन B, है ना, A1 गिवन B, प्रायोरिटी ऑफ A1 गिवन B, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा, A1 इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, है ना। तो A1 इंटरसेक्शन B मतलब दोनों, इसका होने का प्रोबेबिलिटी क्या है कि A1 हुआ फिर मल्टीप्लाइड बाय B गिवन A1, है ना, इसका प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया। और फिर B का होने का अलग अलग क्या है प्रोबेबिलिटी, तो एक तो ये हो गया कि A1 हुआ और फिर B का होने का प्रोबेबिलिटी, है ना, प्लस फिर या तो A2 हुआ और फिर B का होने का प्रोबेबिलिटी, है ना, या फिर A3 हुआ और फिर गिवन दैट A3 हुआ तो B का होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यही जो है ये हमारा बेस रूल हो गया, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस शायद आप लोग को अभी पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन बाद में जब इंजीनियरिंग करोगे तो उस टाइम पर ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। कि स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं, उसका कुछ बिलीफ है। तो मान लो कि इलेक्शन होने वाला है इंडिया में, ठीक है। तो मोदी जी के जीतने का ये प्रोबेबिलिटी है, राहुल गांधी जी के जीतने का ये प्रोबेबिलिटी है, या फिर केजरीवाल का जीतने का ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये तीनों स्टार्टिंग के हम लोगों का ये हो गया, ठीक है, बिलीफ हो गया, इनिशियल बिलीफ। और उसके बाद जो है दूसरा एक इवेंट है कोई भी बी, ठीक है। तो अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तब फिर कौन सा इवेंट ले, कौन सा इवेंट ले बोलो कि आ, कि कश्मीर वापस आ गया हमारे पास, चलो मतलब कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इंडिया ने वापस ले लिया, है ना। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटी है कि गिवन दैट मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तब फिर कश्मीर वापस आने का क्या प्रोबेबिलिटी है ना। या फिर अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तब फिर कश्मीर वापस आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर केजरीवाल बनते हैं तब फिर कश्मीर वापस आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमें मान लो कि स्टार्टिंग से हम लोगों के पास पता है ये प्रोबेबिलिटीज़। अब लास्ट में मैं क्या बोलूँ आपको कि कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कौन प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि कश्मीर जो है वो अब हो गया इंडिया का, मतलब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था वो भी इंडिया का हो गया, ठीक है। तो अगर मैंने बोल दिया कि इवेंट बी हो गया, तो अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अगर कश्मीर हो गया पार्ट इंडिया का, तब फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो मोदी बने थे, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो केजरीवाल बने थे, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो राहुल गांधी बने थे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला तो रिवाइंड करके फिर से सुन लो कि स्टार्टिंग में कुछ इनिशियल बिलीफ था कि मोदी का बनने का ये प्रोबेबिलिटी है, राहुल गांधी का ये प्रोबेबिलिटी है, केजरीवाल का ये प्रोबेबिलिटी है। फिर दूसरा एक इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी पता था कि अगर मोदी बनता है तब फिर कश्मीर इंडिया में आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब पीओके इंडिया में आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर राहुल गांधी बनता है तब फिर प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर केजरीवाल बनता है तब फिर प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। और फिर लास्ट में मैंने क्या बोला कि मैंने बोल दिया कि कश्मीर आ गया, मतलब पीओके जो है इंडिया का हो गया। तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे, है ना, या फिर केजरीवाल जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे, या फिर गांधी जो है राहुल गांधी जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। तो ये रिवाइज्ड हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसी को बेस रूल कहते हैं। तो ये बाद में बहुत काम आएगा इंजीनियरिंग में। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पर मैंने फिर से लिखा था, है ना, तो सेम ही चीज़ है। अब ये एक जो है आप लोग एज एन प्रैक्टिस कर सकते हो इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है जो कि मैन्युफैक्चर करता है बोल्ट्स, है ना, और फिर मशीन्स A B C 3 मशीन है जो कि रेस्पेक्टिवली मैन्युफैक्चर करते हैं 25, मतलब
ए जो है 25% मैन्युफैक्चर करता है, बी 35%, सी जो है 40%। ठीक है, और फिर जो भी आउटपुट्स आते हैं तो ए जितना भी मशीन बनाता है उसमें से 5% जो है डिफेक्टिव रहते हैं, 4% बी वाले में डिफेक्टिव रहते हैं और 2% जो है सी वाले में डिफेक्टिव रहते हैं। ठीक है, और फिर अब जितने भी बोल्ट्स हैं तो मैंने कोई भी एक बोल्ट उठाया रैंडमली और फिर वो जो है डिफेक्टिव था, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो मशीन बी से बना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को एज एन एक्सरसाइज लो। सॉल्यूशन मैंने लिख दिया यहाँ पर, लेकिन नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, तो आप लोग सॉल्यूशन मत देखो, पहले पहले खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन देखना और फिर अगले वीडियो में जो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन अगर समझ के पढ़ोगे तब इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन अगर बस रट्टा लगाने लगोगे तब फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखो, थोड़ा सा सोचो, है ना, थोड़ा सा टाइम दो और अपने आप में जो है थोड़ा सा संयम लाओ, है ना। तो वो लाओगे तब फिर दिमाग जो है थोड़ा और अच्छा से काम करेगा। और फिर ऐसा नहीं होता कि मतलब एक बार में सब कुछ समझ में आ जाए, मतलब सेम चीज़ को 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तब फिर धीरे धीरे जो है चीज़ें समझ में आने में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फिर अब अगले वीडियो में जो है कंटिन्यू करते हैं।